हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्याम क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक, हाउ फोर्स अफेक्ट्स मोशन। तो डिस्क्राइबिंग मोशन हम पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद का चैप्टर है कि फोर्स है वो मोशन को किस तरीके से अफेक्ट करता है। सबसे पहले हमारे पास आता है व्हाट इज फोर्स। फोर्स क्या है, बताओ क्या है फोर्स। पुश और पुल, मतलब किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचना या धक्का देना, ये क्या हो गया, फोर्स हो गया। ठीक है ना। फोर्स के इफेक्ट क्या है। फोर्स तो किया हमने, पुश कर दिया, पुल कर दिया, ठीक है ना, ये तो अपना फोर्स हो गया। लेकिन इसके इफेक्ट भी आएंगे। क्या क्या हो सकते हैं इसके इफेक्ट। चेंज इन डायरेक्शन, गुड। और चेंज इन शेप, वेरी गुड। चेंज इन स्पीड, ठीक है। और किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट में लाना, या फिर रेस्ट में कोई ऑब्जेक्ट है उसको क्या करना, मोशन में लाना। ठीक है ना, चेंज इन मोशन, चेंज पोजीशन कह सकते हैं हम। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, फोर्स के इफेक्ट होते हैं। तो हमारे पास फोर्स क्या है, पुश और पुल। ठीक है, इन जनरल हम इसको क्या करते हैं, कहते हैं फोर्स कहते हैं। ठीक है, फोर्स क्या करता है, चेंजेस और टेंड्स टू चेंजेस द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनि और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन और द शेप एंड साइज ऑफ द मोशन। ये सारे चेंजेस लाता है अभी। ठीक है, तो फोर्स के कारण क्या होता है, ये हमारे पास सारे चेंजेस आ सकते हैं। क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, स्टेट को चेंज कर सकता है। ठीक है, स्टेट कौन सी होगी, या तो बॉडी रेस्ट में होगी या फिर क्या होगी, यूनिफॉर्म मोशन में होगी। ठीक है, रेस्ट में है तो उसको मोशन में ला देगा, मोशन में तो कहां ला देगा, रेस्ट में ला देगा। डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर सकते हैं हम। ठीक है, या फिर शेप और साइज चेंज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट का फोर्स के थ्रू। तो ये फोर्स के इफेक्ट है। अब इस फोर्स के इफेक्ट को हम डिस्कस करते हैं भाई, कैसे कैसे क्या क्या है ये हम डायग्राम से डिस्कस करते हैं भाई। देखो भाई ध्यान से, जैसे ये हमारे पास फर्स्ट डायग्राम है, फोर्स एक्सर्टेड बाय हैंड ऑन अ बॉल। ठीक है, तो क्या चेंज हो रहा है, डिस्टॉर्ट हो रही है, इसकी शेप क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो हम बाय फोर्स फोर्स शेप को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। ये सेकंड देखिए, ये कोई भी बॉडी रेस्ट में, फुटबॉल रेस्ट में है, इसको हम क्या कर रहे हैं, मोशन में ला रहे हैं। स्टार्टिंग फोर्स अप्लाई करके इसको मोशन में ला रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं, कोई भी मोशन में है उसको फोर्स लगा के हम क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं। ठीक है ना, मतलब उसका एक्सेलरेशन क्या कर रहे हैं हम, डिक्रीज कर रहे हैं। डिक्रीज कर, एक्सेलरेशन डिक्रीज होता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं। ठीक है, स्पीडिंग अप, मतलब हम किसी बॉल को में फोर्स लगा रहे हैं तो इसकी स्पीड क्या हो रही है, चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है स्पीड। ये स्लोइंग डाउन हो गया, अपन स्लो कर रहे हैं स्पीड को। ठीक है ना, और ये अपने पास क्या हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गई, फोर्स की डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। फोर्स की डायरेक्शन चेंज करने का एक और कोई एग्जांपल बताओ। फुटबॉल हमारे पास आ रही है, किसी प्लेयर ने हमारे पास की, उसको हम किसी भी डायरेक्शन में मार रहे हैं, फुटबॉल को किक मार रहे हैं, वो क्या हो गई, डायरेक्शन चेंज हो गई या नहीं हो गई, स्पीड भी चेंज हो रही है वहां पर और डायरेक्शन भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो कोई भी बॉलर बॉल करता है तो एक स्पीड से बॉल कर रहा है। ठीक है, अब बैट्समैन क्या करेगा, बॉल आएगी तो उसकी डायरेक्शन चेंज करता है। ठीक है ना, डायरेक्शन चेंज करता है विद हायर स्पीड। ठीक है, ज्यादा तेज मारेगा तो ज्यादा अच्छा शॉट लगेगा, ज्यादा रन मिलेंगे। ठीक है ना, तो स्पीड भी चेंज कर रहा है बैट्समैन, और क्या कर रहा है, उसकी डायरेक्शन को भी क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो ये सारे हमारे पास एग्जांपल्स हैं कि वर्क क्या क्या कर सकता है। ठीक है, अब हमारे पास जो ये वर्क है, फोर्स है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि फोर्स में डायरेक्शन भी होती है और इसका क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। हम फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हम सेम फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं तो क्या मोशन आएगा, क्या मोशन होगा, क्या मोशन नहीं होगा। ठीक है ना, तो फोर्स हम किस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ ही साथ क्या होती है, डायरेक्शन भी होती है। ठीक है ना, फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकंड। ठीक है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, केजी
मीटर, ये फोर्स की यूनिट, इसको हम कहते हैं एमकेएस सिस्टम। यूनिट हम बहुत सारे सिस्टम्स में लिखते हैं, एमकेएस सिस्टम का मतलब मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड, ठीक है। ये हमारे पास एमकेएस सिस्टम होता है, ठीक है ना। जो इंटरनेशनल लेवल पर सिस्टम अप्लाई किया गया है उसमें से मैक्सिमम चीजें कहां से ली गई हैं, एमकेएस सिस्टम से ली गई है, ठीक है ना। अब जो फोर्स है उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसने किया था, न्यूटन ने किया था, ठीक है ना। तो न्यूटन को ऑनर देने के लिए हमने कहा कि ये अपने पास जो है यूनिट, इसको हम क्या कहेंगे, न्यूटन कहेंगे। क्या कहेंगे, न्यूटन। तो फोर्स की यूनिट क्या हो गई हमारे पास, किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकंड और न्यूटन, ठीक है। दोनों क्या है, सेम ही चीज है। जब हम न्यूटन की बात कर रहे होते हैं तो हम किस यूनिट की बात करते हैं, किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकंड की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो फोर्स की यूनिट अपने पास क्या हो गई, एक तो न्यूटन हो गई और दूसरी यूनिट क्या हो गई, किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकंड हो गई, ठीक है। अब ये हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। जो हमारी अर्थ है, ठीक है ना, इस पर जितने भी अदर प्लेनेट्स हैं उन सबका कुछ ना कुछ क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, ठीक है। जब बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स के बिटवीन, ठीक है ना, जो हमारे प्लेनेट्स हैं उनके बिटवीन जो फोर्स लगता है उसको क्या कहते हैं हम, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, ठीक है ना। ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, इसकी क्वांटिटी, इसका अमाउंट क्या होता है, कम होता है। यदि मास ज्यादा है तो इसका अमाउंट क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ठीक है। जैसे यदि हम सन और अर्थ के बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है ना, कितना फोर्स लग रहा है, तो मास ऑफ सन आएगा, मास ऑफ क्या आएगा, अर्थ आएगा। दोनों ही बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। मास ऑफ अर्थ भी बहुत ज्यादा है, मास ऑफ सन भी क्या है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। लेकिन डिस्टेंस बहुत कम है क्या, मतलब डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, सॉरी, ठीक है। तो डिस्टेंस डिनोमिनेटर में, तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। फिर जी एक कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट कहते हैं। इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। इस रेंज में इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। 6.67 इंटू 10⁻⁻11। तो जो ये फोर्स होता है ये बहुत कम हो जाता है, ठीक है ना। और यदि मास बहुत कम है तब तो ये क्या हो जाएगा, और भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो बड़े बड़े जो अपने पास प्लेनेट्स होते हैं उनमें तो फिर भी ये फोर्स इफेक्टिव होता है। बाकी छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स इसमें तो ये बहुत कम हो जाता है, नहीं नेग्लिजिबल हो जाता है। तो अर्थ इज एक्टेड अपॉन द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ स्टार्स, प्लेनेट, सन एंड मून। हाउएवर द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन इज द मोस्ट डोमिनेंट। क्यों, सन का ही क्यों डोमिनेट करता है, क्योंकि सन का मास क्या है, ज्यादा है। जिसका जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा लगेगा। इन एवरीडे लाइफ द स्मॉलेस्ट फोर्स वी कैन डायरेक्टली फील, ठीक है ना। तो हम जो अर्थ पे रह रहे हैं, हम जो फोर्स फील करते हैं वो किस फोर्स किसका होता है, 10⁻³ न्यूटन का होता है। इसको मिली न्यूटन्स कहते हैं, ठीक है ना। और मिनिमम फोर्स जो हम मेजर कर सकते हैं वो हम कर सकते हैं 10⁻24 न्यूटन। इसको हम क्या कहते हैं, योक्टो न्यूटन कहते हैं, ठीक है ना। समझ में आया अभी। चलिए, ये हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज थी। अब हम आते हैं बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स पर, ठीक है। तो हमने फोर्स अप्लाई किया, वो फोर्स बैलेंस्ड भी हो सकता है और क्या हो सकता है, अनबैलेंस्ड भी हो सकता है। यदि जैसे सपोज ये पेन है, ठीक है, इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं इस साइड से, तो ये क्या करेगा, यहां मूव करेगा। लेकिन सेम उतना ही फोर्स हमने यहां से भी अप्लाई कर दिया तो क्या होगा, ये मूव नहीं करेगा। दोनों जगह से मैं देखो सेम फोर्स लगा रहा हूं तो अपनी जगह स्टेशनरी है। ये फोर्स बढ़ा दिया तो यहां चलने लग जाएगा, ये वाला फोर्स बढ़ा दिया तो ये यहां चलने लग जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इस पर हमारे पास 2 फोर्सेस लग रहे हैं, लेकिन दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसे हम क्या कहेंगे, बैलेंस फोर्स कहेंगे, ठीक है। तो बैलेंस फोर्स क्या है, बैलेंस फोर्स आर इक्वल इन साइज बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो बैलेंस फोर्स होने के लिए जरूरी है कि फोर्सेस क्या हो, इक्वल हो, ठीक है ना, इक्वल क्वांटिटी के हो और साथ ही साथ वो अपोजिट डायरेक्शन में हो। जैसे ये ब्लॉक है, इसको दोनों ही जने खींच रहे हैं और सेम फोर्स से अपनी तरफ पुल कर रहे हैं, 40 न्यूटन 40 न्यूटन। तो इफेक्टिव फोर्स क्या हो जाएगा, 40 - 40 यानी कि 0 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। दी नेट फोर्स इज 0, बिल्कुल यही पढ़ा है हमने। दे डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। यदि बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है तो स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होगा,
स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होने का क्या मीनिंग है? यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो किस में रहेगा? रेस्ट में ही रहेगा। और मोशन में है तो क्या रहेगा? वो मोशन में ही रहेगा, ठीक है ना, वो चेंज नहीं होगा। An object at rest remain at rest and moving object continue with constant speed in a straight line, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? बैलेंस्ड फोर्स है। जैसे ये एक बुक रखी हुई है किसी टेबल पर, तो कोई भी बुक रखी हुई है तो उस पर कौन कौन सा वेट कौन कौन से फोर्स लगेंगे? एक तो डाउनवर्ड्स अपने पास वेट फोर्स लगता है, ठीक है ना। डाउनवर्ड्स कौन सा फोर्स लगेगा? वेट फोर्स लगेगा, m इंटू जी के बराबर होता है। g इज ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन, ठीक है, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके कारण जो एक्सलरेशन डेवलप होता है उसको हम जी कहते हैं। उसकी वैल्यू होती है मास ऑफ द बुक मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन, ठीक है ना। 9.81 होती है वैल्यू, पर राउंड फिगर में उसको 10 ले लेते हैं। जैसे सपोज बुक का वेट 1 किलोग्राम है, ठीक है ना, बुक का मास क्या है? 1 किलोग्राम, उसको हम जी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नीचे 10 न्यूटन फोर्स आ जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर भी कौन सा फोर्स लग रहा है? 10 न्यूटन, ठीक है ना। ये इसका रिएक्शन फोर्स है, सपोर्ट फोर्स, जो ये सपोर्ट करना है ना बेंच, ठीक है। तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तो बुक क्या रखी हुई है? बेंच पर रखी हुई है। यदि जो अपवर्ड्स फोर्स लग रहा है वो ज्यादा होता तो क्या हो जाती? वो घुड़ने लग जाती। और यदि डाउनवर्ड्स फोर्स ज्यादा होगा तो क्या होगा? बुक नीचे गिरने लग जाएगी। जो ये सपोर्ट फोर्स है ये 10 न्यूटन है, मतलब ये 10 न्यूटन सपोर्ट कर सकता है। ज्यादा रखेंगे तो क्या हो जाएगी? इसको ब्रेक करते हुए बुक क्या जाएगी? नीचे आ जाएगी। तो अभी ये बैलेंस्ड फोर्स है अपने पास, ठीक है। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है बताइए भाई? मैग्नीट्यूड, यदि दो फोर्स है उनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट डिफरेंट है तो क्या वो अनबैलेंस्ड होंगे क्या? ठीक है, तो हमारे पास दो फोर्स हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहे हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड उनका अलग है, तो क्या हो गए? अनबैलेंस्ड फोर्स हो गए। ये हम इसको किसी भी ऑब्जेक्ट को हम क्या कर रहे हैं? पुश कर रहे हैं 60 न्यूटन से, ठीक है। लेकिन अपने पास इस साइड क्या लग रहा है? इस पर 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, चाहे वो अपने पास फ्रैक्शन फोर्स हो सकता है या कुछ भी फोर्स हो, ठीक है। तो अपने पास रिजल्टेंट फोर्स कौन सी डायरेक्शन में हुआ? राइट डायरेक्शन में या लेफ्ट में? राइट डायरेक्शन में। रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा? 60 माइनस 20 यानी कि 40 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास क्या हो गया? अनबैलेंस्ड फोर्स हो गया। unbalanced force are unequal forces or forces that do not cancel out. The net force is not zero. They change motion. तो ये क्या करते हैं? अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं। रेस्ट में तो किस में आ जाएंगे? मोशन में। मोशन में तो किस में आ जाएंगे? रेस्ट में आ सकते हैं, या उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल है जैसे किकिंग का फुटबॉल, या अपन क्रिकेट खेलते हैं तो बॉल को मारना, ठीक है ना। ये सारे क्या है अपने पास? अनबैलेंस्ड फोर्सेस। इसमें से बताओ बैलेंस्ड फोर्स कौन सा है और अनबैलेंस्ड कौन सा? यहां पर ये 25 न्यूटन इस पर वेट फोर्स लग रहा है, m इंटू जी, जो आपको बताया था अभी, ठीक है ना। और ऊपर फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में कितना लग रहा है? 60 न्यूटन। तो ये अनबैलेंस्ड फोर्स हो गया अपने पास, ठीक है। कितना हो गया नेट फोर्स डाउनवर्ड्स? 9 न्यूटन हो गया, 25 माइनस 60। लेकिन ये वाटरमेलन को हम पानी में डुबो रहे हैं तो एक पॉइंट पर जाकर के वो ठहर गया, डूब नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उस पर जो बाइंड फोर्स लग रहा है और जो वेट फोर्स लग रहा है वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं जिस पॉइंट पर, ठीक है। पुश नहीं कर रहे हैं, हाँ, तो हम इसको सिर्फ छोड़ रहे हैं, ठीक है। हमने ड्रॉप कर दिया ऊपर तो वो नीचे जा रहा है, ठीक है ना। एक जगह जाकर के वो रुक गया। क्यों रुक गया? क्योंकि जो बाइंड फोर्स है, बाइंड फोर्स किसके बराबर होता है? जो वॉल्यूम होता है, जो वॉल्यूम रिप्लेस किया हमने वाटर का, उसके बराबर बाइंड फोर्स होता है। जैसे जैसे ये नीचे जा रहा है, ठीक है ना, वैसे वैसे बाइंड फोर्स क्या होता जा रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है। बाइंड फोर्स इंक्रीज होते हुए इसके वेट फोर्स के बराबर हो जाएगा, तो ये यहां पर फ्लोट करेगा, और नहीं हो पाया तो क्या होगा? नीचे जाकर के बिल्कुल डूब जाएगा, ठीक है। तो यहां पर फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब क्या है? बाइंड फोर्स ने इस वेट फोर्स को क्या कर लिया? बैलेंस कर लिया, तो ये बैलेंस्ड फोर्स हो गया। 300 न्यूटन इस साइड लग रहा है, 300 न्यूटन इस साइड लग रहा है, तो ये बैलेंस्ड हो गया। ये क्या हो गया? अनबैलेंस्ड हो गया, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल हैं बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स के।
अ पर्सन होल्डिंग अ ब्रीफ केस इन हैंड, ठीक है, ये क्या हो गया, यदि ब्रीफ केस होल्ड करके खड़ा है, इसका मतलब जो वेट फोर्स लग रहा है और जो हमारा होल्डिंग फोर्स है वो क्या है, इक्वल है। और यदि ब्रीफ केस नीचे गिर गया तो इसका मतलब वेट फोर्स क्या है, ज्यादा है, ग्रेटर है, ठीक है ना, हमारे होल्डिंग फोर्स से। तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, अनबैलेंस्ड हो जाएगा। अ ब्रीफ केस रिलीज फ्रॉम अ पर्सन्स हैंड, ठीक है। जैसे आपने कोई भी चीज पकड़ रखी है, हल्का सा पकड़ रखा है, उसको ज्यादा फोर्स नहीं लगा रखा, तो अपने हाथ से स्लिप होकर नीचे गिर जाता है ना। इसका मतलब क्या है, वेट फोर्स अपने होल्डिंग फोर्स से क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। अ बुक रेस्टिंग ऑन अ टेबल, अभी हमने डिस्कस किया था ये तो, ठीक है ना। अ स्टोन ड्रॉप, ये वही वाला केस हो गया सेम, ठीक है ना, स्टोन ड्रॉप कर गया, मतलब होल्डिंग फोर्स से क्या हो गया, वेट फोर्स ज्यादा हो गया। स्क्वीजिंग अ लेमन, लेमन को हम स्क्वीज कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, रिजल्टिंग कोई ना कोई फोर्स लग रहा है, तभी तो स्क्वीज हो रहा है, नहीं तो होता क्यों, ठीक है। तो वो भी किसका फोर्स एग्जांपल है, अनबैलेंस्ड फोर्स का एग्जांपल। अब आता है भाई फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है भाई बताइए। एक ऐसा फोर्स जिससे चीजें रुक जाती हैं, हाँ बिल्कुल ठीक है। फ्रिक्शन क्या करता है, मोशन का अपोज करता है, ठीक है ना, जिस डायरेक्शन में हम मोशन कर रहे हैं, ठीक है, चेंज ऑफ स्टेट का क्या करता है, अपोज करता है हमेशा फ्रिक्शन फोर्स। तो यदि कोई ऑब्जेक्ट मूविंग है तो उसको रोकने का काम करेगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स होता किसमें जनरली, सरफेसेस और मूविंग बॉडी के बीच में होता है। जो भी मूविंग बॉडी है और जो सरफेस है उसके बीच में फ्रिक्शन फोर्स होता है। The force of friction is the force that acts along the surfaces in contact and oppose the relative motion. और relative motion का क्या करता है, oppose करता है, ठीक है। और the tendency to relative motion between them, और उस जो टेंडेंसी है रिलेटिव मोशन की उसका क्या करता है, ये अपोज करता है। जैसे ये एग्जांपल ले रखा है हमने, ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक को हम यहां पर मूव कर रहे हैं, ठीक है, यहां पर फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स लग रहा है, तो फोर्स होने के कारण मूव कहां करेगी ये ब्लॉक, राइट साइड में मूव करेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स राइट साइड में लगेगा या लेफ्ट साइड में, बताओ भाई, लेफ्ट साइड में लगेगा ना। ये हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हम यहां पर मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो फ्रिक्शन क्या करेगा, मोशन का अपोज करेगा ना। मोशन का अपोज करने के लिए उसको किस साइड लगना पड़ेगा, इस साइड, ठीक है, तो ये तो फ्रिक्शन फोर्स हो गया, ठीक है ना, और ये हमारा क्या हो गया, फोर्स हो गया। वो डिपेंड करता है कौन सा फोर्स ज्यादा है, ठीक है ना, ज्यादा हो सकता है ना। जैसे मैंने आपको कहा कि इसका वेट 10 किलोग्राम है इस ऑब्जेक्ट का, ठीक है। अब आप यहां पर फोर्स लगा रहे हो, ठीक है ना, तो ये मूव कर गया। सपोज इसका वेट 1000 किलोग्राम लगा दे, तो क्या सेम फोर्स से आप मूव कर पाओगे क्या, इसका साइज भी बड़ा हो जाएगा, 1000 किलोग्राम में तो साइज भी बड़ा हो गया, साइज बड़ा हो गया तो कांटेक्ट एरिया भी ज्यादा है, तो इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स क्या हो गया, ज्यादा हो गया। आप मूव नहीं कर पा रहे, इसका मतलब आपका जो फोर्स है, जो फ्रिक्शन फोर्स हो रहा है उससे ज्यादा नहीं हो पा रहा है जो आप लगा रहे हो। और ज्यादा फोर्स लगाओगे तो मूव कर जाओगे क्या, कर जाएंगे तब तो अपन, ठीक है। तो जब ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में जब हम फोर्स लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, तो हमारा फोर्स क्या होता है, कम होता है, ठीक है ना। तो वो फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू है उसको जब वो उससे बाहर चला जाएगा, उससे ज्यादा हो जाएगा, तो वो मूव करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, हमारे रिजल्टेंट फोर्स में क्या ला देता है, कमी ला देता है। तो ये फ्रिक्शन फोर्स हमारे लिए यूजफुल हुआ या हार्मफुल हुआ, दोनों, कैसे। ठीक है, ये फ्रिक्शन फोर्स समझ में आ गया आप लोगों को क्या होता है। अब ये होता सवाल है नेक्स्ट कि फ्रिक्शन फोर्स होता क्यों है, फ्रिक्शन लगता क्यों है। हमने कहा ये टू सरफेसेस हैं, जब ये मूव करती है तो फ्रिक्शन होता है। तो फ्रिक्शन होता क्यों है, क्यों फ्रिक्शन अप्लाई होता है, क्यों टू कॉन्टेक्ट सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन होता है, क्या रीजंस हैं। मोशन नहीं, मोशन तो होगा तभी तो फ्रिक्शन लगेगा, लेकिन क्यों लगता है फ्रिक्शन। सरफेस रफ होती हैं, ठीक है ना, सरफेसेस जितनी भी होती हैं थोड़ी बहुत रफ जरूर होती हैं। सबसे स्मूथ सरफेस हम किसे मानेंगे, ग्लास को,
ठीक है ना। ग्लास जो है, ग्लास की सड़कें बना दें तो बिल्कुल स्मूथ, ठीक है, यहाँ से फिसलो सीधे घर पहुंच जाओगे, ठीक है ना, साइकिल को पैडल मारने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन क्या अपने पास ग्लास भी 100% स्मूथ होता है क्या? नहीं होता। यदि हम उसको माइक्रोस्कोप से देखें तो उसमें भी पोर्स दिखाई देंगे, ठीक है ना, मतलब थोड़े थोड़े गड्ढे से दिखाई देंगे अपन को, ठीक है ना। मतलब गड्ढे का मतलब क्या हो गया, उसमें जो ऊपर का पार्ट है उसको क्या कहेंगे, हिल कहेंगे, ठीक है ना, और जो अंदर वाला पार्ट है उसको हम वैली बोल देते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास होता क्या है, जो ये टू ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना, ये स्मूथ दिखाई दे रहे हैं, ये इतने स्मूथ नहीं है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, हिल्स और वैलीज होती है, मतलब गड्ढे और ऊपर उभरा हुआ कुछ पोर्शन होता है, ठीक है ना। जब ये दोनों सरफेसेस एक दूसरे पर मूव करेंगे तो वो आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को मूव होने से रोकेंगे। तो फ्रिक्शन फोर्स क्यों होता है, ड्यू टू इंटरलॉकिंग ऑफ सरफेसेस व्हेन अ बॉडी इज पुल्ड ओवर अनदर, हिल्स एंड वैलीज इंटरलॉक व्हेन ईच अदर, ठीक है ना, एंड अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडीज, दिस गिव्स राइज टू फ्रिक्शन फोर्स। समझ में आ गया भाई, इस फिगर से समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि ये क्या होते हैं, बिल्कुल स्मूथ नहीं होते, देखने में हमें भले ही स्मूथ लगे। और यदि कोई सरफेस तो ऐसी भी होती है, जैसे हम रोड पर चलते हैं, डामर रोड होती है, वो तो क्या है, बिल्कुल ही स्मूथ नहीं होती, अपन ने देखा है, उसमें तो बीच में क्या होते हैं, बहुत सारे गैप्स होते हैं, ठीक है ना। तो इन रफ सरफेसेस की वजह से फ्रिक्शन फोर्स आता है, ठीक है। और भी कोई रीजन है क्या इस फ्रिक्शन फोर्स होने का? बिल्कुल रीजन है, ड्यू टू फोर्सेस ऑफ एडिशन बिटवीन टू सरफेस। जो टू सरफेस है उसमें एडिशन होता है, एडिशन मतलब अट्रैक्शन होता है। क्यों अट्रैक्शन होता है, दोनों सरफेस में मॉलिक्यूल्स हैं, उन मॉलिक्यूल्स के बिटवीन जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होता है उसके कारण क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, जिससे वो एक दूसरे को दूर जाने का क्या करती है, अपोज करती है, ठीक है ना। उस कारण भी क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होता है। व्हेन टू रफ सरफेसेस मीट एट सर्टेन पॉइंट, द एटम्स of molecules present at such points of contact attract each other due to electrostatic attraction, ठीक है ना, उनमें अट्रैक्शन फोर्स होता है मॉलिक्यूल्स के बिटवीन। These attractions are called force of adhesion, ठीक है। force of adhesion between two surface give rise to friction, ये भी थोड़ा बहुत फ्रैक्शन बढ़ाते हैं, हालांकि इनका जो अमाउंट होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है ना। फोर्स ऑफ एडेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी ये फ्रिक्शन फोर्स में कंट्रीब्यूट करता है। तो ये हमें समझ में आ गया, यदि सरफेसेस बहुत ज्यादा स्मूथ होगी तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, कम होगा, और सरफेसेस बहुत ज्यादा रफ होंगी तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। अब हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फर्स्ट है स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या है, जब मोशन नहीं हो रहा है, हम किसी चीज को क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उसमें मोशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो फ्रिक्शन फोर्स से क्या है, कम है, जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो फ्रिक्शन फोर्स से क्या है, कम है, तो इसे क्या कहते हैं हम, स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। मूविंग फ्रिक्शन, जब ये ऑब्जेक्ट मूव कर गया, यदि हम इसमें थोड़ा और फोर्स लगाएं तो ये मूव करेगा, अब मूव करेगा तो क्या फ्रिक्शन फोर्स खत्म हो जाएगा क्या, नहीं, फ्रिक्शन फोर्स तो तभी भी रहेगा। तो मूव, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उसमें तब जो फ्रिक्शन फोर्स है उसे क्या कहते हैं हम, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। समझ में आ रहा है बेटा। फिर थर्ड है हमारे पास रोलिंग फ्रिक्शन, ये हमारे पास रोलिंग फ्रिक्शन है, ठीक है। जब हम किसी को रोल करते हैं, किसी ड्रम को लुढ़का रहे हैं, ठीक है ना, सिलेंडर को हम क्या कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं, उस टाइम जो फ्रिक्शन लग रहा है उसको क्या कहेंगे हम, रोलिंग फ्रिक्शन कहेंगे। रोलिंग फ्रिक्शन ज्यादा होगा या स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज्यादा होगा, स्लाइडिंग ज्यादा होगा। रोलिंग इजीली हो जाता है, रोलिंग में कॉन्टेक्ट एरिया भी थोड़ा सा क्या आ रहा है, कम आएगा, स्लाइडिंग में कॉन्टेक्ट एरिया भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा। फिर ये है हमारे पास, ठीक है ना, जब हम वाटर में चल रहे हैं तो वाटर में जब चलते हैं तो चलने में दिक्कत आती है नहीं आती, यदि हम एयर में चलते हैं तो इजीली चल लेते हैं, वाटर में चलने लगे तो हमें और भी ज्यादा दिक्कत आती है, ठीक है। क्यों आती है, ये फ्लूइड फ्रिक्शन है, ठीक है ना, इसको हम क्या कहते हैं, वाटर के कारण जो या फ्लूइड के कारण जो फ्रिक्शन लग रहा है उसको फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं। जैसे किसी की कार पानी में डूब जाए, बारिश का सीजन चल रहा है, कार पानी में डूब गई, तो हम गेट खोल पाते हैं क्या, नहीं खोल पाते, क्यों, प्रेशर, ठीक है ना, वो प्रेशर क्या है, फ्लूइड प्रेशर ही तो है, ठीक है ना, जो हम बात कर रहे हैं ना यहाँ पर फ्लूइड फ्रिक्शन या फ्लूइड प्रेशर की, वो वही तो चीज है अपने पास।
जब हम गेट खोलने की कोशिश करेंगे तो उसका फ्लूइड का प्रेशर जो आ रहा है वो इतना ज्यादा आ रहा है, जो हम फोर्स अप्लाई कर पा रहे हैं उससे भी ज्यादा है, तो हम उसको खोल नहीं पाएंगे गेट को। ठीक है, क्या करोगे फिर? डूब जाओगे? कांच तोड़ के नहीं आ जाओगे क्या बाहर? ठीक है, तो भी कांच तोड़ के कार के ऊपर तो खड़े हो सकते हैं जब तक भगवान ने साथ दिया। फिर है एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के क्या क्या एडवांटेजेस? फर्स्ट एडवांटेज क्या है? कोई भी हम स्क्रू है या हमारे पास ये नेल है, ठीक है ना, इसको हम किसी भी वुड में गाड़ रहे हैं, ठीक है ना, ठोक रहे हैं हम, ठीक है ना, स्क्रू पेज स्क्रू हम फिक्स कर रहे हैं, तो ये स्क्रू इस वुड में मेंटेन रहता है, ठीक है, ड्यू टू फ्रिक्शन। नहीं तो क्या होगा, डायरेक्ट निकल जाएगा। फ्रिक्शन के कारण ये इसको बाहर नहीं निकलने देता। इसलिए देखा होगा आपने जो नेल्स हैं, ठीक है ना, उसमें नीचे क्या बने होते हैं, थोड़े से ग्रुप्स बने होते हैं, जिससे क्या होता है, फ्रिक्शन ज्यादा होता है वुड में और नेल में, तो वो बाहर नहीं निकल पाते हैं। वॉकिंग बैलेंस, यदि अपने पास ये रोड है और फुट है, इसमें फ्रिक्शन नहीं होता, क्या होगा, गिर पड़ेंगे हम, फिसल जाएंगे, ठीक है ना। केले का छिलका आ जाता है बीच में तो क्या होता है, फिसल जाते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है उस केस में, ठीक है ना। वो केले का छिलका क्या करता है, फ्रिक्शन को कम कर देता है। या बीच में ऑयल आ जाए, ऑयल के ऊपर पैर रख दें या वाटर के ऊपर पैर रख दें, तो वो जो फ्रिक्शन है उस फ्रिक्शन को क्या करता है, कम कर देता है, जिसके कारण हम क्या हो जाते हैं, स्लाइड कर जाते हैं, स्लाइड हो जाते हैं। व्हीकल ट्रैक्शन, इसमें भी सेम यही चीज है। यदि व्हीकल और सड़क के टायर और सड़क के बीच में, रोड के बीच में फ्रिक्शन नहीं हो, तो ये क्या करेगा, स्लाइड करने लगेगा, मूव हटने लगेगा अपनी जगह से, ठीक है, गाड़ी चल नहीं पाएगी सड़क पर, ठीक है। इसीलिए हम जो ग्लास सड़क होती है उस पर तो गाड़ी चला ही नहीं सकते, ठीक है। राइटिंग एंड मार्किंग, कोई भी जब हम राइट करते हैं, कोई भी चीज लिखते हैं, पेन और पेपर के बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, तभी हम लिख पाते हैं, ठीक है। फ्रिक्शन स्टॉप व्हील्स बाय ब्रेक, ठीक है ना, जब हम ब्रेक लगाते हैं तो व्हील्स और जो अपने पास रोड है उसके बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, जिसके कारण कार हमारी क्या हो जाती है, रुक जाती है, ठीक है ना। फिर यही ब्रेकिंग सिस्टम का दूसरा एग्जांपल एक और है। जब हम ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक के हमारे पास जो पैड्स होते हैं, ब्रेक पैड्स होते हैं, वो इस रिम पर जब घिसते हैं, ठीक है ना, तो उनमें फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन के कारण वो इस साइकिल टायर की क्या कर देते हैं, स्पीड को, साइकिल या मोटरसाइकिल जो भी है उसकी स्पीड को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। उसके कारण क्या हो जाता है, हमारे पास ऑब्जेक्ट रुक जाता है। तो ये सारे हमारे पास क्या है, फ्रिक्शन के एडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या है भाई? लॉस ऑफ एनर्जी, जब भी कोई मोटर पार्ट चलता है, जैसे आपकी कार ही है, कार में क्या होता है, इंजन होता है, ठीक है, आप कुछ देर घूम के आइए 5-10 मिनट, फिर इंजन पे हाथ रखिए तो गर्म लगेगा या नहीं लगेगा इंजन? क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन के कारण, ठीक है, एनर्जी निकलती है। तो हमने जो एनर्जी दी पेट्रोल के थ्रू, ठीक है ना, पेट्रोल या इलेक्ट्रिसिटी जिसके भी थ्रू हमने एनर्जी दी, उसका कुछ पार्ट किसमें वेस्ट हो गया, हीट एनर्जी में वेस्ट हो गया, ठीक है ना। तो फ्रिक्शन का एक लॉस क्या है कि इससे जो एनर्जी है वो क्या होती है, वेस्ट होती है, ठीक है ना, ड्यू टू हीट एनर्जी, हीट अप होता है। ये हमारे पास क्या है, नेक्स्ट वियर एंड टियर। वियर एंड टियर का मतलब क्या है, जब फ्रिक्शन होता है दो ऑब्जेक्ट्स के बिटवीन, तो पार्ट्स क्या होते हैं, घिस जाते हैं, ठीक है ना, या टूट जाते हैं, तो वो क्या अपने पास, वियर एंड टियर लॉसेस। तो फ्रिक्शन के दो एडवांटेजेस हैं मेनली, और डिसएडवांटेजेस हैं, और एडवांटेजेस अपन ने पढ़े ही, ठीक है ना। तो एडवांटेज डिसएडवांटेजेस दोनों हैं हमारे पास फ्रिक्शन के। अब हम आते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। न्यूटन्स ने कितने लॉ दिए थे मोशन के, 3 लॉज दिए थे, ठीक है, और इक्वेशंस कितनी दी थी, इक्वेशन याद है बेटा, न्यूटन्स की इक्वेशन कोई लास्ट चैप्टर में तो पढ़ी है। चलो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पर आते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है भाई न्यूटन का? कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट में चेंज नहीं करना चाहता, ये फर्स्ट लॉ है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यदि वो मोशन में तो किस में रहना चाहता है, मोशन में, और यदि वो रेस्ट में तो किस में रहना चाहता है, रेस्ट में। मतलब स्टेट चेंज का क्या करता है, अपोज करता है कोई भी ऑब्जेक्ट। यही न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन।
न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट अ बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। ठीक है, तो ये अपनी स्टेट में चेंज नहीं करेंगे जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। यदि कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो रखा ही रहेगा जब तक कि हम फोर्स लगा करके उसको वहां से हटाए नहीं, वो अपने आप मोशन में नहीं आएगा। या कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो क्या आएगा, रेस्ट में लाने के लिए हमें कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, अपने आप वो रेस्ट में नहीं आएगा। लेकिन जब हम कार साइकिल में पैडल लगाना शुरू करते हैं, पैडल लगाना छोड़ देते हैं, फोर्स लगाना छोड़ देते हैं, तो साइकिल तो अपने आप रुक जाती है। और हम तो कह रहे हैं कोई फोर्स लगाना पड़ेगा। जब हमें रोकनी होती है साइकिल तब तो हम ब्रेक लगा देते हैं, तब तो समझ में आ रहा है कि हमने एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया। ठीक है, लेकिन साइकिल के यदि हम पैडल मारना बंद कर दें तो साइकिल तो अपने आप रुक जाती है। तो क्या न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ फेल हो गया क्या? बताओ भाई, ये तो फेल हो रहा है भाई न्यूटन का फर्स्ट लॉ। तो जब हम साइकिल में पैडल लगाना बंद कर रहे हैं तो उस पर एक फोर्स लग रहा है, कौन सा? फ्रिक्शन फोर्स। हम नहीं लगा रहे लेकिन वो अपने आप लग रहा है। ठीक है, तो साइकिल क्यों रुक रही है? ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स आ गया नहीं आ गया? ठीक है ना, तो न्यूटन्स का लॉ फेल नहीं हुआ। ठीक है ना, फ्रिक्शन फोर्स यहां पर अप्लाई हो रहा है। इन अदर वर्ड्स ऑल बॉडीज अपोज चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है ना, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ऑल्सो कॉल्ड गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है ना, न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम गैलीलियो का इनर्शिया लॉ भी बोलते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? अब पहले हमें इनर्शिया समझना पड़ेगा यदि हम न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को समझना चाहते हैं। तो इनर्शिया क्या होता है? वेट को ही हम इनर्शिया कहते हैं, मास को। वेट को नहीं, मास ज्यादा वर्ड होगा। मास और वेट में डिफरेंस होता है क्या? क्या होता है? यदि यदि हम मास को ग्रेविटेशनल एक्सलेशन से मल्टीप्लाई करते हैं जी से, तो क्या आता है हमारे पास? वेट आता है। एम इंटू जी, ये क्या होता है? वेट होता है। एम क्या है? मास है अपनी। The property of body to resist any change in its state of rest or of uniform motion in a straight line is called its inertia। मतलब किसी भी बॉडी की जो प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वो अपनी स्टेट में चेंज को अपोज करता है, उसे हम क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं। Sometimes inertia is useful. For example, when we sit on a chair, the inertia of chair keep it in its place। तो इनर्शिया ऑफ जो चेयर है वो उसको अपने जगह पर रखती है, इधर उधर गिरती नहीं है वो चेयर। इन सर्टेन केसेस द इनर्शिया इज नॉट डिजायरेबल। फॉर एग्जांपल, अ लार्ज फोर्स इज नीडेड टू पुश अ हैवी लोडेड ट्रक और बस। तो जो हैवी लोड या बस है या ट्रक है, ठीक है ना, उसका इनर्शिया क्या होगा? ज्यादा होगा। अब उसको मोशन में लाने के लिए हमें क्या चाहिएगा? ज्यादा फोर्स चाहिएगा। ठीक है, तो इनर्शिया क्या है? मास ऑफ बॉडी इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। जिसका मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया भी क्या होगा बेटा? ज्यादा होगा। किसी का मास 2 किलोग्राम है तो उसका इनर्शिया उस हिसाब से होगा। 200 किलोग्राम है तो इनर्शिया भी क्या होगा? ज्यादा होगा। अ हैवियर बॉडी हैज मोर इनर्शिया देन अ लाइटर बॉडी। इट मींस द लार्जर द मास द लार्जर द इनर्शिया एंड स्मॉलर द मास इज स्मॉलर द इनर्शिया। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इनर्शिया? इनर्शिया के कौन कौन से टाइप? फर्स्ट है inertia of rest। A body at rest does not change its state of rest unless a force is applied on it। तो ये inertia of rest क्या कहता है कि यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, रुकी हुई है तो रुकी रहेगी जब तक कि हम उसको एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई नहीं कर। अब इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट, कोई ये आदमी खड़ा हुआ है रुकी हुई बस, तो कौन सी पोजीशन में? रेस्ट पोजीशन में। ठीक है, अब अचानक से ये बस ने चलना स्टार्ट कर दिया, मोशन में आ गई। ठीक है ना, अब मोशन में आएगी तो ये जो हमारे लेग्स हैं ये बस के कांटेक्ट में है या नहीं है? ठीक है, तो ये बस के कांटेक्ट में तो ये भी मोशन में आ जाएंगे। लेकिन इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या कहता है कि जो बाकी बॉडी रेस्ट में है वो जल्दी से मोशन में नहीं आनी चाहिए रहेगी। ठीक है ना, तो बाकी बॉडी अपनी जगह रहती है लेकिन ये जो लेग्स हैं ये आगे चले जाते हैं बस के साथ। तो हमें क्या फील होता है? बैकवर्ड डायरेक्शन में थ्रस्ट फील होता है। ठीक है ना, एक धक्का लगता है पीछे की साइड, अपना अचानक से पीछे की साइड होता है। ठीक है, तो ये अपने पास रीजन है। अ पर्सन सिटिंग इन अ बस फॉल्स बैकवर्ड्स
when a bus suddenly starts. The reason is that the lower part of body begins to move along with the bus, but upper part of his body tends to remain at rest due to inertia of rest. समझ में आ गया भैया? ठीक है, ये एग्जाम्पल्स हमसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं भाई, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बन करके आता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी मैन है, वो किसी बस में खड़ा हुआ है, ठीक है ना, अचानक उसको थ्रस्ट लगता है पीछे की तरफ जब बस स्टार्ट होके चलना स्टार्ट करती है, क्यों, इसको एक्सप्लेन करो। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल हो गया। ये सेकेंड एग्जाम्पल है। ये हमारे पास कॉइन रखा हुआ है किसी ग्लास के ऊपर, ये कार्डबोर्ड है। अब इस कार्डबोर्ड को हम एकदम से धक्का दें फोर्स लगा करके ज्यादा, तो क्या होता है, इस कार्डबोर्ड पर हमने फोर्स लगाया तो ये कार्डबोर्ड तो क्या आ गया, मोशन में आ गया। लेकिन जो ये कॉइन है ये रेस्ट में था, ये किसमें रहेगा, रेस्ट में ही रहना चाहेगा, ठीक है। तो ये रेस्ट में ही रहता है और ये क्या होता है, नीचे गिर जाता है, ठीक है। ये प्रैक्टिकल आप लोग घर पे करके देख सकते, ठीक है। ये प्रैक्टिकल करके देखना कैसे होता है भैया। ये अपने पास नेक्स्ट है, कोई भी अपने पास कारपेट वगैरह है, ठीक है, उसको साफ करने के लिए दिया। दीपावली आ रही है भाई, दीपावली की घर पे सफाई करोगे, ठीक है ना। तो कारपेट को साफ करना है तो कैसे करते हैं, उसको हम लटका देते हैं, ठीक है ना, और डंडे से उसको मारते हैं। डंडे से मारने से क्या होता है, बाहर आ जाती है, ठीक है ना। ये तो ठीक है, डस्ट बाहर आ जाती है, पर क्यों आती है, तो जो भी कारपेट है वो क्या आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन कारपेट के साथ जो उससे अटैच्ड पार्टिकल्स है लाइक डस्ट, ठीक है, वो मोशन में नहीं आएगी, वो रेस्ट में थी तो किस में रहना चाहिए, वो रेस्ट में ही रहना चाहिए। जैसे यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने इसको पुश किया तो ये वाला पोर्शन क्या आ गया, मोशन में आ गया, ठीक है। लेकिन यहां पर जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो मोशन में नहीं आए, तो वो क्या हो जाएंगे, उससे अलग हो जाएंगे और सेटल डाउन हो जाएंगे। फोर्स आगे का मतलब क्या, कहीं पे भी लगा सकते हैं फोर्स, तो फोर्स तो कहीं पे भी लग सकता है, ठीक है। इस कारपेट को हम क्या कर रहे हैं, मोशन में ला रहे हैं, ठीक है ना। अब मोशन से इसके बैक साइड से फोर्स लगाए चाहे फ्रंट साइड से लगाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसका कुछ पोर्शन मोशन में आ जाएगा जहां पर हम फोर्स लगाएंगे, और वो डस्ट पार्टिकल है वो मोशन में नहीं आ पाएंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक है। when a branch of tree is shaken, the fruit gets separated. पेड़ को यदि हम हिलाते हैं तो फ्रूट्स क्या होते हैं, नीचे गिर पड़ते हैं बहुत सारे, या जो पत्ते वगैरह होते हैं, लीव्स वगैरह होती हैं, गिर पड़ती हैं। क्यों, क्या चीज, वो तो गिरेंगी तब मोशन में होंगी, ऐसे तो ये डस्ट सेटल डाउन होगी, ये भी तो मोशन में ही होगी, नीचे गिरेगी ना, नीचे आएगी ना। तो जब हम पेड़ को हिलाते हैं तो उसका जो तना वाला पोर्शन है वो तो क्या आ जाता है, फटाफट मोशन में आ जाता है। लेकिन उसके साथ जो फ्रूट्स लटके हुए हैं वो क्या रहना चाहते हैं, रेस्ट में ही रहना चाहते हैं, ठीक है। तो इस कारण से वो क्या हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। फिर ये बुलेट का एग्जाम्पल है। अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन मेक अ स्मॉल होल इन ग्लास ऑफ विंडो while passing through it, but stone break it into pieces, ठीक है। कांच की खिड़की पर पत्थर मारते हैं तो कांच टूट जाता है, लेकिन जब हम उस पर बुलेट से फायर करते हैं तो क्या करता है, छोटा सा छेद कर देता है। क्यों, बात वेलोसिटी की है, ठीक है ना, यहाँ पर कि अपने पास बुलेट की वेलोसिटी इतनी ज्यादा होती है, वेलोसिटी ज्यादा है तो फोर्स भी क्या होगा, ज्यादा होगा। वो इतने फोर्स से हिट करती है कि जो अपने पास ग्लास है, ठीक है ना, जो यहाँ पर ग्लास है, ये अपने पास कोई ग्लास है, तो यहां पर यदि हिट कर रही है तो ये वाला पोर्शन जो होता है वो तो क्या आ जाएगा, ब्लेड के साथ मोशन में आ जाएगा, और बाकी का जो पोर्शन है वो मोशन में नहीं आ पाएगा, ठीक है, वो रेस्ट में ही रहेगा। तो बुलेट क्या करेगी, इस पोर्शन को लेकर के उड़ जाएगी, थोड़े बहुत क्रैक्स आ जाएंगे यहाँ पर, हल्के फुल्के से क्रैक्स आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। लेकिन जब हम यहाँ स्टोन से इसको मारेंगे तो स्टोन की स्पीड इतनी ज्यादा नहीं है, ठीक है ना, कि वो अपने साथ एक पर्टिकुलर पोर्शन को लेकर के जाए, तो क्या करेगा, इसमें पूरा क्रैक ला देगा। स्टोन को बुलेट की स्पीड से मार सकते हो क्या, बस, बुलेट की स्पीड तो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना। आयरन प्लेट में क्या कर देती है, वो छेद कर देती है,
ठीक है, स्टोन से थोड़ा ना कर सकते हैं अपन। बॉल है अपने पास, जो ये ब्रिक्स बॉल होती है, इसमें भी वो क्या कर देती है, आर पार हो जाती है, छेद कर देती है, ठीक है ना। तो बुलेट की स्पीड तो बहुत ज्यादा ही होती है डेफिनेटली, और स्टोन की स्पीड को हम कंपेयर कर ही नहीं सकते बुलेट की स्पीड से। फिर कैरम बोर्ड हम खेलते हैं। कैरम बोर्ड पे हमने ये अपने पास जो कैरम्स के ये हैं, ठीक है ना, पाइंस, इनको हमने अरेंज कर रखा है। अब हम स्ट्राइकर से बिल्कुल फास्ट इसको मारते हैं, तो नीचे वाला निकल जाता है, बाकी एज इट इज रह जाता है। और धीरे मारोगे तो क्या होगा, सारे गिर जाएंगे, मतलब बस काफी सारे गिर जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन जब हम फास्टली मारते हैं बाय फोर्स, ठीक है, तो नीचे वाला जो कॉइन होता है वो बाहर निकल जाता है। देखो यहाँ पर ये वाला एक बाहर निकल गया, बाकी सारे एज इट इज लगे हुए। तो ये सब किसके एग्जांपल्स हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जो रेस्ट में, वो रेस्ट में रहना चाहता है, ठीक है ना। जो मोशन में आया, ठीक है ना, जो पोर्शन मोशन में आया वो मोशन में चला जाएगा, लेकिन बाकी किस में रहना चाहेगा, रेस्ट में रहना चाहेगा। इसे क्या कहते हैं हम, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। फिर सेकंड है हमारे पास इनर्शिया ऑफ मोशन। A moving body continues to remain in motion until stopped by a certain force। मतलब कोई बॉडी मोशन में है तो वो किस में रहना चाहेगी, मोशन में ही रहना चाहेगी, वो रुकना नहीं चाहेगी। फॉर एग्जाम्पल, जब हम बस से उतरते हैं, चलती हुई बस से, जैसे ही हम बस से उतरे, ठीक है ना, तो जब तक हम बस में है तो हमारी बॉडी मोशन में है या रुकी हुई है, मोशन में है। बस चल रही है ना, बस बिल्कुल रुकी नहीं है, बस चल रही है, ठीक है ना। जब हमें उतरना होगा तो बस अपनी स्पीड धीमी करिए, तभी हम कूद गए सपोज, तो इसका मतलब हम क्या थे, मोशन में थे। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर कूदेंगे तो हमारे जो फुट है, ठीक है ना, वो किसके कांटेक्ट में आएंगे, रोड के। तो जैसे ही वो रोड के कांटेक्ट में है, रोड क्या है, रेस्ट में, तो वो तो रेस्ट में आ जाएंगे। लेकिन क्या बॉडी का अपर पार्ट जो है वो रेस्ट में आ पाएगा क्या, एकदम से नहीं आ पाएगा। तो अपर पार्ट किस में रहेगा, मोशन में ही रहेगा, ठीक है। तो हमारे फुट तो यहीं पे रह गए, ठीक है ना, और बॉडी का अपर पार्ट क्या है, मोशन में आगे चला गया, तो क्या हम आगे गिरेंगे या नहीं गिरेंगे, ठीक है, तो हम आगे गिर जाते हैं। तो यदि हमें चलती बस या ट्रेन से उतरना होता है तो आपने देखा होगा लोग क्या करते हैं, रुक नहीं जाते, बस के साथ चलते रहते हैं, ठीक है ना। यदि हम चलते रहेंगे तो हमारी बॉडी भी मोशन में, और हमने अपने फुट को भी किस में लिया है, मोशन में लिया है, तो क्या गिरेंगे, क्या नहीं गिरेंगे। तो यदि हमें चलती हुई बस से उतरना है या चलती हुई ट्रेन से उतरना है, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसके साथ साथ चलना पड़ता है, उसी डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में नहीं, तब तो और भी तेजी से गिरोगे, ठीक है ना। जिस डायरेक्शन में बस या ट्रेन क्या कर रही है, मूव कर रही है, उसी डायरेक्शन में थोड़ा बहुत चलोगे आप, मोशन ले लोगे, तो फिर नहीं गिरोगे। एकदम से रुक गए या अपोजिट डायरेक्शन में चलने की कोशिश की तो डेफिनेटली गिर जाओ। ये उल्टा लिख दिया बंदू, ये इसका है, ठीक है ना, ये इसका डायग्राम है रनिंग बस का। वो ऐसे ही तो खुद है ना, बस इस डायरेक्शन में, इस, हाँ वो तो कोई सी भी डायरेक्शन, ये डायग्राम हो सकता है रॉन्ग हो गया हो, ठीक है ना, उल्टा हो गया हो। जनरली हम कहाँ उतरते हैं, कैसे उतरते हैं, जिस साइड बस चल रही होती है उस साइड ही उतरते हैं, ठीक है, उसके अपोजिट साइड नहीं कूदते हैं। अपोजिट साइड कूदोगे तो और ज्यादा तेजी से गिरोगे, ठीक है ना, क्योंकि हमने अपोजिट साइड जाने की कोशिश कर रहे हैं, बॉडी हमारी इस साइड जा रही है। ऐसे ही चलती हुई कार में या बस में एकदम से ब्रेक लगा देते हैं तो क्या होता है, आगे धक्का लगता है हमारे पास, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि जो हमारे पास ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये तो रेस्ट में आ जाएगा। कार को हमने ब्रेक लगाया, कार रेस्ट में आ गई तो ये तो रेस्ट में आ जाएगा। लेकिन जो अपर साइड है वो क्या रेस्ट में आ पाएगी क्या, एकदम से नहीं आ पाएगी। वो किस में रहना चाहेगी, मोशन में ही रहना चाहेगी, तो वो आगे चली जाएगी। इसीलिए हम सीट बेल्ट लगाते हैं, ठीक है ना। सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, ज्यादा तेजी से ब्रेक लगा दिया तो आगे का कांच तोड़ करके बाहर भाग जाएंगे अपन, ठीक है। व्हेन रिमूव स्नो और मड फ्रॉम द अवर शूज, जैसे कहीं पर स्नो या मिट्टी धूल लग गई तो अपन क्या करते हैं, उसको दीवार के मारते हैं जूतों को, ठीक है ना। मारने से क्या होता है, एकदम से जो जूते हैं वो तो क्या आ जाएंगे, रेस्ट में आ जाएंगे जैसे ही वॉल से टकराएंगे, ठीक है ना। लेकिन जो अपने पास उस पर डस्ट है या स्नो वगैरह जो भी है वो एकदम से रेस्ट में नहीं आ पाएगी, तो वो क्या हो जाएगी, जूतों से, हमारे शूज से क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। बेटा जो जो होते हैं वो सारे पढ़ लो, ठीक है ना।
फिर इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। जब ये हम कार एकदम से हमारे पास घूमती है, ठीक है ना, किसी टर्न पे आपने किया होगा, कार घूमती है, तो आपके पास जिस साइड घूम रही है उसके अपोजिट साइड धक्का लगता है क्या? ठीक है, स्कूल भी जाते होंगे, स्कूल बस कोई टर्न लेता होगा, ठीक है ना, तो जिस साइड बस घूमती है उसके अपोजिट साइड क्या लगता है, थोड़ा सा अपन को धक्का लगता है, अपन उस साइड धक्का लगता है। क्यों लगता है? जैसे ये टर्न है हमारे पास, इस साइड टर्न कहां पर है हमारे पास, सेंटर की तरफ, मतलब लेफ्ट की तरफ है, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो इनर्शिया है, ठीक है ना, वो तो क्या करेगा, डायरेक्शन चेंज का अपोज करेगा। तो हमारे पास कार पहले इस डायरेक्शन में जा रही है, हम इस डायरेक्शन में, तो इनर्शिया हमारे पास इस डायरेक्शन में, फिर कार अचानक इस साइड घूम रही है, ठीक है ना, तो हमारी बॉडी तो इस डायरेक्शन में जाना चाहेगी और कार इस डायरेक्शन में जा रही है, तो हमें क्या लगेगा कि यदि कार लेफ्ट टर्न ले रही है तो हमें लगेगा कि हमारे पास मोशन किस डायरेक्शन में धकेल रहा है, हमें राइट साइड क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो ये अपने पास हो गया इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन चेंज होने का भी क्या करता है, इनर्शिया अपोज करता है। ये सारे आपके एग्जांपल्स अपने कोर्स में, बुक में भी हैं एग्जांपल्स, ठीक है। ये पतंग वतंग उड़ाइए, सक्रांत पे उड़ाते हो भाई पतंग, ठीक है, पतंग लूटी भी है क्या, ठीक है। तो क्या करते हैं, पत्थर बांध लेते हैं धागे पर और अपन क्या करते हैं, इधर फेंकते हैं, किसी के मंजे में फंस जाए तो पतंग वतंग आ जाए, ठीक है। आती नहीं है वो बात अलग है, ठीक है। तो जैसे अपन ने किसी भी स्ट्रिंग में, किसी भी धागे में कोई पत्थर हमने बांध लिया, उसको हम यूं घुमा रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। तो हम देखते हैं जब हम इसको छोड़ देते हैं एकदम से, तो कभी वो इस डायरेक्शन में जाता है, कभी इस डायरेक्शन में जाता है, कभी इस डायरेक्शन में जाता है। जिस डायरेक्शन से, ऐसा हमने यहां से रिलीज किया तो इस डायरेक्शन में जाएगा, यहां से रिलीज किया तो इस डायरेक्शन में जाएगा। ये भी क्या है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। मतलब वो अपनी डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में चेंज नहीं करना चाहता, उसी डायरेक्शन में रहना चाहता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपने पास, चेंज इन इनर्शिया का एग्जांपल हो गया, ठीक है भाई। तो ये हमने जो पढ़ा वो क्या है अपने पास, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किस पर बेस्ड है, इनर्शिया पर बेस्ड है। कितने टाइप के इनर्शिया होते हैं, 3 तरीके के, कौन कौन से, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत भाई? फोर्स क्या है ये अपन ने पढ़ लिया, यहां तक कोई प्रॉब्लम बेटा?